सबसे पहले ऑनरेबल जस्टिस इकबाल अंसारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अभी हमें बोले, उससे पहले मैं सर का एक बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बोलना चाहती हूँ। वैसे तो हमें पता ही है सर प्रेजेंटली पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन है। सर ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हैं। Sir is blessed with analytical intellect and reforming imagination in equal measures. Utmost judicial rectitude and judicial courtesy have been his hallmark from the very beginning of his judicial career. Justice Ansari is known for a combination of law for liberty and passion for justice, and to his credit is the privilege of being one of the judges of the country who is the highest number of reported judgment and which are very often quoted as authorities in judicial proceedings. And I heard Sir speaking in Hyderabad, where I have come to know he is a very good command over Urdu. So I just suggested that Sir will be one of the best person to be invited and to contribute. Sir, over to you. Distinguished invitees, ladies and gentlemen, presuming that I am audible to all of you, I am proceeding and will be very brief because I have consumed a lot of your time inadvertently. मुझे उर्दू बहुत अच्छी तरह नहीं आती है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं आती ऐसा भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू में ही बोला जाए, क्योंकि यहाँ उर्दू का ही है. What I gather from the title of the subject is that it is the role of Urdu in the administrative and judicial functioning of this country. ऐसा है कि जब अंग्रेजों का ज़माना था और जिस टाइम में ये वेस्टर्न लॉ हमारे ऊपर इम्पोज किया गया, तो उस ज़माने में पर्शियन जो है बोला जाता था और पर्शियन कोर्ट में अलाउड भी था, खास करके जैसे लाहौर वगैरह में. तो इसलिए बहुत सारे वर्ड्स उर्दू के लॉ में आ गए हैं, जैसे कि एजाहार बोला जाता है, जिसको हम लोग आज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं. लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है लॉ का, वो मैं बोलना ये चाहूँगा कि ये उर्दू जो है इट्स ए मीन्स फॉर कम्युनिकेशन. ये किस तरह से कोर्ट को कम्युनिकेट किया जाएगा जुडिशियल सिस्टम में, या किस तरह से कोर्ट कम्युनिकेट करेगा किस लैंग्वेज में, वो जो है किस ज़ुबान में, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं. जहाँ तक लॉ का सवाल है, एक प्रिलिमिनरी चीज़ जो बहुत अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए कि लॉ के बड़े कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस हैं, but the simplest of definition is that it consists of the norms of governance of a society, how the society will be governed. एक समाज किस तरह से चलेगा. जैसे कि यूँ समझ लीजिए कि वालिद के इंतकाल के बाद उसके जो दौलत उन्होंने छोड़ी है उसका हकदार कौन होगा. वाइफ होगी, लड़का होगा, लड़की होगी, या उनका शेयर बराबर का होगा या नहीं होगा. अगर एक मर्डर होता है तो उसकी सज़ा क्या होती है, एक रेप होता है तो उसकी सज़ा क्या होती है, किसको हम मर्डर बोलेंगे, किसको हम रेप बोलेंगे. क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी समझ लेना कि हम रेप जब बोलेंगे ज़रूरी नहीं है कि रेप का डेफिनेशन जो है जो इंडिया में है वही डेफिनेशन दूसरे कंट्रीज़ में होगा. जैसे कि समझ लीजिए इंडिया में रेप का मतलब ये है कि हैविंग सेक्स विद ए वुमन बिलो द एज ऑफ 16 years स्टैट्यूटरी रेप. इसका मतलब ये हुआ कि जो है क्या नाम है उसका, वो स्टैट्यूट के जरिए इसको रेप माना जाएगा. और
लेकिन इंडिया में लेकिन यूके में अगर आप देखें तो ये स्टेट्यूटरी बाइंडिंग नहीं है, उसमें किसी भी उम्र के बच्चे के साथ जो है सेक्स किया जा सकता है, अगर वो कंसेंट दे तो वो रेप नहीं माना जाएगा। तो अगर हम सिर्फ रेप बोल देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेप जो है इंडिया में भी रेप है और दूसरी जगहों में भी रेप है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि इट्स नॉर्म ऑफ गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी। एक एक मतलब पेरेंट्स का क्या राय, क्या लाइबिलिटीज होगा, क्या ड्यूटीज होंगे टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, व्हाट ड्यूटीज द चिल्ड्रन विल हैव टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। ये है लॉ बेसिकली, कि इस प्रिंसिपल के ऊपर में, इस सिस्टम के ऊपर में हम चलेंगे, वही लॉ है। और क्योंकि कोई सिस्टम भी जो है ये सोसाइटी चेंज होता रहता है, और सोसाइटी जब चेंज होता है तो सोसाइटी के लोगों का परसेप्शन भी चेंज हो जाता है, उनके ख्यालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं तो लॉ भी चेंज हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉ नहीं चेंज हुआ है, लेकिन हमारा जो है लुकआउट या देखने का जो है तरीका वो बदल जाता है, तो लॉ भी बदल जाता है। जैसे मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उनका, मैं उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ज़माना था जब सोसाइटी को उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा यकीन और विश्वास या बिलीव था। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक डॉक्टर झूठ बोल सकता है। तो जब इतना बिलीव फर्म हो तो उसका जो है उसकी गवाही का क्या वैल्यू था। उस ज़माने में सिचुएशन इन इंडिया वाज कि अगर एक एक्यूज के ऊपर में कोई केस हुआ कि इसको डैगर से इसने मारा है डिसीज को, और डॉक्टर ने आके बोला कि मुझे तो कोई डैगर का निशान नहीं मिला पेट में, मुझे तो सर के पीछे में किसी भारी वेपन से जो है या औजार से जो है इसके सर पे मारा गया जिससे इसका डेथ हो गया। तो अब ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बोलता है ब्लंट वेपन से मारा गया और सर के पीछे मारा गया है, गवाह जो है वो बोलता है कि नहीं ये डेगर से मारा गया है और डेगर पेट में घुसाया गया है। तो इसमें यह था कि क्योंकि कोर्ट बिलीव करता था डॉक्टर के ऊपर में और सोचता था कि डॉक्टर हैज नो रीजन टू लाई, तो कानून का पोजीशन ये था इंडिया में कि जो है डॉक्टर की गवाही मानी जाएगी, और जो गवाह चश्मदीद गवाह जिसको हम बोलते हैं या आई विटनेस, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे। लेकिन आज के दिन में जब हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम बोलते हैं और डॉक्टर को एक प्रिस्क्रिप्शन में कुछ टेस्ट लिख के देता है, तो हम वही खड़े खड़े डॉक्टर के चेम्बर में सोचने लगते हैं कि ये सारे टेस्ट ज़रूरी हैं या इसमें डॉक्टर को कमीशन मिल रहा है। मतलब ये है कि डॉक्टर तो वही है जो पहले था, लेकिन उसके ऊपर में जो समाज कॉन्फिडेंस था या बिलीफ था या फेथ था वो डगमगा गया है। तो इस सिचुएशन में अब कानून का क्या पोजीशन है? अब कानून का पोजीशन ये है कि इस टाइप का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जिसमें एक गवाह बोल रहा है कि मैंने एक्यूज को डिसीज को इसके से स्टेप करते हुए देखा है डैगर से, और डॉक्टर ये बोल रहा है कि मैंने कोई डैगर का निशान नहीं पाया स्टमक में, मैंने तो सर के पीछे जो है एक जख्म पाया जो ब्लंट वेपन से किया गया है। ये कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिकंसाइल करेंगे, वो किसकी बात मानी जाएगी? तो अब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है और यही लॉ हो गया है कि ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर के ऊपर में रिलाई करके आप एक्यूज को, मुलजिम को नहीं छोड़ सकते। आपको ये डिटरमिन करना होगा कि ये इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है। अगर आप ये नहीं डिटरमिन कर सकते कि कौन सच बोल रहा है, तब आप एक्यूज को एक्विटल दीजिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं डॉक्टर झूठ बोल रहा है और ये गवाह सही बोल रहा है, तो आज के दिन में ये है कि उसकी गवाही, जो चश्मदीद गवाह है, उसकी गवाही मानी जाएगी, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट द मेडिकल एविडेंस इज पॉइंटिंग टू द कॉन्ट्ररी। मेडिकल एविडेंस अगर कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है गवाह को, तो भी
डॉक्टर का एविडेंस नहीं माना जाएगा। आप देख लीजिए, कोई एविडेंस एक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि समाज का आउटलुक बदल गया है, इसके अपने ख्यालात बदल गए हैं, इसका अपना परसेप्शन डॉक्टर को देखने में बदल गया है, तो जो लॉ में जो है अपने आप एक चेंज हो गया है। ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल यूके का दे रहा हूँ। यूके में जो लॉ था और है वो यह है, अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन विदाउट हर कंसेंट और अगेंस्ट हर विल। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आई रिपीट, unlawful sexual intercourse by a man with a woman without her consent or against her will। तो उसमें कोर्ट में ये सवाल ये उठा कि वे इस डेफिनेशन के अंदर हस्बैंड को लायबल कर सकते हैं फॉर कमिटिंग रेप ऑन हिज वाइफ, अगर वो वाइफ के कंसेंट के खिलाफ या उसके विल के अगेंस्ट में उसके साथ सेक्स करे तो पहले जो था जजमेंट को हाउस ऑफ लॉर्ड, उसका ये हुआ कि जो है ये अगर कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये जो है अनलॉफुल वर्ड जो है, कोर्ट ने ये बोला कि अनलॉफुल जो है ये मैरिज के जो मैरिड लाइफ है उसमें अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि शादी होने पर एक औरत अपने आप को सरेंडर कर देती है हस्बैंड की तरफ। तो क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया है, इसलिए अगर कोई हस्बैंड वाइफ के मर्जी के खिलाफ भी सेक्स करता है उसके साथ, तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन समाज बदला, यूके का समाज भी बदला, उनके भी परसेप्शंस बदले, उनके भी आउटलुक बदले, उनके भी ख्यालात, थॉट प्रोसेस बदले। और एक टाइम ऐसा है जब कोर्ट ने ये बोला, जब ये क्वेश्चन दोबारा उठा तो कोर्ट ने ये बोला, गॉन आर दोज डेज व्हेन मैन एंड वीमन वेर नॉट इक्वल पार्टनर्स। मतलब वो दिन ख़त्म हो गए जब आदमी और औरत एक बराबर नहीं थे। आज शादी के इंस्टीट्यूशन में दोनों इक्वल पार्टनर हैं, और क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर हैं, इस अनलॉफुल वर्ड जो है वो शादी में भी, शादी के केस में भी माना जाएगा। और इस वजह से अगर एक हस्बैंड वाइफ के साथ में जोर जबरदस्ती सेक्स करता है तो वो जो है रेप। इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है लॉ का, कोई डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि सोसाइटी बदल गया है, उसके अपने आउटलुक बदल गए हैं, उसका देखने का तरीका, सोचने का तरीका बदल गया है, तो वो भी अपने आप बदल जाता है। तो हम जब इस तरह के एक सब्जेक्ट से डील करते हैं, लॉ से जब डील करते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड नहीं हो सकता, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से बेटर कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और जो उर्दू में जो कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती, क्योंकि सारे लोग इंडिया में अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, तो उर्दू का जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। चाहे आपको हिंदी का ले लीजिए, जिसका भी लेंगे आप मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक जो है वो अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, अंग्रेज़ी नहीं समझता है, अंग्रेज़ी नहीं जानता है, तो उसको या तो उर्दू में करना होगा, या हिंदी में करना होगा, या अपने रीजनल लैंग्वेजेस में करना होगा। इसी तरह इसीलिए कोर्ट्स का लैंग्वेजेस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पर जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस हैं। जैसे आसाम में असमीज, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, इस तरह से। और बड़े पिक्यूलर वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब जो है वो उस ज़बान को जानने वाला आदमी ही बता सकता है। इसलिए जो है मैं लंबा नहीं करना चाहता, ऐसे ही लंबा हो गया है काफ़ी। तो मैं सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और इस प्रिविलेज का जो है मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो है क्या नाम उसका, इसी टूटे फूटे लफ्ज़ों के साथ में हाँ, आप लोगों से जो है क्या बोल सकता हूँ मैं, आई टेक लीव। हालांकि मैं लीव पे तो मैं हूँ ही,
कि ना मैं किसी को सुन पाया हूँ, ना मैं किसी को देख मामला पाया था कि देख लो जल्दी ठीक है। आइएगा। कहाँ है थैंक यू वो वेरी अपना मच। लड़का? Shukriya, sir, for enlightening us and joining us. Thank you so much.